नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। क्या आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा होने के चलते जान दे दी थी? क्या रोहतक रेंज के आईजी रहते हुए पूरण कुमार ने जातिवादी मानसिकता के साथ काम किया था? क्या आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार ने बदनामी के डर से मौत का रास्ता चुना था? यह सवाल आपको जरूर चौंका रहे होंगे, क्योंकि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के सुसाइड नोट के आधार पर यह पूछा जा रहा था कि दलित वर्ग से आने वाले वाई पूरण कुमार को जिन बड़े अधिकारियों ने सताया, उन पर कार्रवाई कब होगी। इस सवाल को लेकर पूरण का पूरा परिवार अड़ा हुआ है और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक भारी सियासत हो रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर, एक ऐसा वीडियो सामने आ गया जिसके बाद आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की मौत के मामले ने बिल्कुल नया मोड़ ले लिया है। आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार पर कई बड़े और संगीन किस्म के आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के एक और पुलिस अधिकारी एएसआई संदीप लाठर ने आत्महत्या कर ली और एएसआई संदीप लाठर रोहतक साइबर सेल में तैनात थे और आत्महत्या से पहले बनाए गए एक वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि रिश्वतखोरी के आरोप में आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार के गनमैन सुशील कुमार को गिरफ्तार करने वाली टीम में वो भी शामिल थे। पूरण कुमार के गनमैन की गिरफ्तारी का यह मामला 6 अक्टूबर का है और उसके अगले ही दिन यानी कि 7 अक्टूबर को आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार ने चंडीगढ़ में खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार ने जो सुसाइड नोट लिखा था, उसमें उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया समेत 13 अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक तौर पर अपमान करने और अत्याचार करने का आरोप लगाया था। पूरण कुमार की मौत के 7 दिन बीत चुके हैं और आज भी पूरण का परिवार उनके शव के पोस्टमार्टम कराने की मंजूरी नहीं दे रहा। पूरण का परिवार ये मांग कर रहा है कि पहले उन सभी अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए जिनका नाम आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था। लेकिन इसी बीच एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या ने हरियाणा पुलिस के भीतर मचे भूचाल को और बड़ा कर दिया है। आईपीएस पूरण की ही तरह एएसआई संदीप लाठर ने भी मौत को गले लगाने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है और साथ ही एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें संदीप ने पूरण कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए और उनमें से जो सबसे बड़ा आरोप है वो आरोप है भ्रष्टाचार का। एक बार सुनिए। तो आईपीएस अधिकारी पूरण कुमार की पत्नी हरियाणा की आईएएस अधिकारी हैं और एएसआई संदीप ने सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो में पूरण परिवार पर भी ये भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया है। एक बार फिर से सुनिए।
तो हैरान करने वाली बात यह है कि 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने अंतिम नोट में जिन अधिकारियों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था, उनमें से 2 बड़े अधिकारियों के नाम लेते हुए संदीप ने उन्हें बेगुनाह और ईमानदार बताया है। पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया का नाम लिया है, और जिसके बाद हरियाणा सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया था और रोहतक एसपी का ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन संदीप के बयान के बाद जाहिर है कि यह गुत्थी और भी ज्यादा उलझ गई। तो एएसआई संदीप ने हरियाणा की आईएएस लॉबी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप के आरोपों की अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है, और क्योंकि अभी जांच बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है कि इन नए आरोपों के चलते पूरन कुमार की मौत का मामला आने वाले दिनों में और उलझता हुआ दिखाई देगा। इस बीच एएसआई संदीप लाठर की एक पुरानी तस्वीर भी सामने आई है, और यह तस्वीर 15 अगस्त की है, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एएसआई संदीप लाठर को सम्मानित किया था। एएसआई संदीप की मौत के बाद रोहतक के नए एसपी सुरेंद्र भौरिया ने बताया कि संदीप बहुत मेहनती और ईमानदार पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने जानकारी दी है कि फॉरेंसिक टीम अभी संदीप की आत्महत्या की मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मौत को लेकर अभी भी सियासत जारी है। आज सुबह आईपीएस के परिवार से मिलने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ये तमाशा बंद करे। राहुल गांधी ने दावा किया कि आईपीएस के परिवार पर प्रेशर बनाया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, और ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ऐसे अफसरों को अरेस्ट करे और दिवंगत आईपीएस का अपमान न हो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक्शन लेने की अपील की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आईपीएस को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, और इस दौरान उन्होंने कहा कि परिवार की हर मांग पूरी की जानी चाहिए। इससे पहले हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजकर उनकी जगह ओम प्रकाश सिंह को अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है, और इस मामले की आगे जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आज एएसआई ने इस मामले में सुसाइड किया है, उससे मामला सुलझने की बजाय और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि मामला इसका एक जातीय एंगल भी है, इसलिए भी ये बहुत संवेदनशील है, और इसीलिए हरियाणा सरकार ये नहीं चाहती है कि इसमें किसी भी तरीके से कोई ऐसा मैसेज जाए जिससे ऐसा लगे कि किसी जाति विशेष को लेकर किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रेमानंद महाराज ने बाबा बागेश्वर की मुलाकात के दौरान कौन सा बड़ा रहस्य खोला है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने हर दिन की प्रभात फेरी यानी कि ब्रह्म मुहूर्त वाली पदयात्रा जब से बंद की है, तब से उनके भक्त, उनको चाहने वाले लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। सभी को ये अंदेशा डरा रहा है कि उनकी किडनी वाली बीमारी कहीं जानलेवा तो नहीं साबित होने जा रही है, शरीर में टॉक्सिन की मात्रा कहीं खतरनाक स्तर तक तो नहीं पहुंचती जा रही है। हाल के कुछ वायरल वीडियोज में उनके चेहरे पर बहुत सूजन दिखाई दे रही है, उनकी आंखें फूली हुई नजर आ रही है, चलने फिरने में उनकी सांस फूलती हुई दिख रही है, और उनकी आवाज से भी सेहत बिगड़ने का एक इशारा सा मिलता है। उन्हें किडनी की जो बीमारी है, जिसको कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज यानी कि पीकेडी कहते हैं, उसमें किडनी में सैकड़ों की संख्या में थैलीनुमा छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं,
और एक जानलेवा स्थिति बन जाती है। ऐसे में वायरल वीडियो में जो सारे लक्षण दिख रहे थे वो प्रेमानंद महाराज की शारीरिक स्थिति के बिगड़ने के संकेत दे रहे हैं और उसी के बाद उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े संतों के आने का सिलसिला जैसा चल रहा है। अभी 9 अक्टूबर को वृंदावन के ही एक बड़े संत और गुरु शरणानंद महाराज आकर प्रेमानंद जी से मिले थे और उनकी खैर खबर ली थी और आज बागेश्वर सरकार प्रेमानंद महाराज जी से मिलने पहुंचे। दोनों संतों की मुलाकात पर उन सभी लोगों की नजरें टिकी हुई थी जो ये जानना चाहते हैं कि प्रेमानंद जी की तबीयत अब कैसी है और वो किस हालत में। लेकिन बागेश्वर सरकार से मुलाकात में प्रेमानंद महाराज बहुत चौंकाने वाली बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये कह दिया कि मैं भगवान से चाहता हूं कि हर जन्म में मेरी किडनी फेल हो जाए और हर बार जन्म से ही मेरी किडनी फेल निकली। बिगड़ती सेहत से जुड़े वायरल वीडियो के बाद ऐसा बयान प्रेमानंद महाराज ने आखिर क्यों दिया? क्या वो अपने भक्तों को निश्चिंत करना चाहते हैं कि उनकी सेहत को लेकर किसी को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है? और बड़ी बात यह कि बागेश्वर सरकार के सामने उन्होंने ऐसी बात क्यों कही? तो दरअसल इस बयान के जरिए प्रेमानंद महाराज ने अपने जीवन का एक बड़ा रहस्य बागेश्वर बाबा के सामने खोला है और उस पर मैं आगे बात करूंगा। पहले प्रेमानंद जी का वो बयान सुन लीजिए जिसमें उन्होंने अपनी सेहत का पूरा हवाला दिया। तो यानी प्रेमानंद जी ये तो मान रहे हैं कि स्थिति गंभीर है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इस हालत में भी वो दिनचर्या जो उनकी है वो एक स्वस्थ आदमी के लिए बहुत संभव नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सब कुछ राधा रानी के भरोसे छोड़ रखा है। राधा रानी जो करेंगी मेरे भले के लिए करेंगी, मुझे बीमारी की चिंता करनी ही नहीं है, मुझे तो बस भक्ति में रमे रहना है। प्रेमानंद जी ने इन सारी बातों के बीच बागेश्वर सरकार की कुशल क्षेम पूछी और इशारों में ये भी पूछ लिया कि क्या आप भी मेरी सेहत की खबर सुनकर मुझे देखने आए। इसके बाद दोनों संतों में जो बातचीत हुई वो बहुत रहस्यमय भी है और दिलचस्प भी है। प्रेमानंद महाराज कहते रहे कि बीमारी के कारण मैं शरीर से अशक्त हूं, लेकिन दूसरी तरफ बागेश्वर सरकार लगातार ये कहते रहे कि ये सब तो आपकी लीला है। पहले सुनिए दोनों संतों की बातचीत, फिर इसके आगे का रहस्य खोलो। तो दोनों संतों के बीच हो रही ये बातचीत गजब की है। एक कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं और दूसरे कह रहे हैं ये तो आपकी लीला है।
दोनों संतों के चेहरे पर चिंता की एक लकीर तक नहीं दिख रही। दोनों खुलकर ठहाके लगा रहे हैं। कैसे किसी की बीमारी को लीला से जोड़ा जा सकता है? लीला यानी चमत्कार। तो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि भक्ति से चमत्कार संभव है, और इसी भाव की वजह से प्रेमानंद जी लोगों के मन में अपने प्रति आदर, सम्मान और आस्था सब जगाते आए। साल 2006 से उन्हें किडनी की गंभीर बीमारी, हर हफ्ते डायलिसिस होने की कहानी है। जिस रोग में लोग एक तरीके से बिस्तर नहीं छोड़ पाते, उसमें प्रेमानंद महाराज कैसे उल्लास से भरकर भक्ति में लीन हैं, दुनिया पिछले 21 सालों से देख रही। वो कैसे सुबह सुबह उठकर इतनी लंबी पदयात्रा पर जाते हैं, यह भी दुनिया ने देखा है। और यही बात प्रेमानंद महाराज को सनातन की उन कहानियों से जोड़ देती है जिसमें भक्ति के चमत्कार के घटने की गवाही है। राजस्थान की भक्त मीराबाई की कहानी आप याद कीजिए, जिन्होंने जहर का प्याला पी लिया था, लेकिन उनके शरीर पर जहर की कोई प्रतिक्रिया नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। रामकृष्ण परमहंस की कहानी भी ऐसी ही है। पूरा बंगाल उनके साथ घटे चमत्कारों की कहानी आज भी सुनता और कहता है। ऐतिहासिक संदर्भ तक है कि रामकृष्ण परमहंस मां काली से प्रार्थना करके दुनिया भर के दुखियों का कष्ट मिटाते रहे, लेकिन अपने शारीरिक कष्ट से मुक्ति के लिए उन्होंने कभी मां काली से कुछ नहीं कहा। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भी रामकृष्ण परमहंस से कहा था कि मां काली से कष्ट मुक्ति मांगिए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने इसके लिए मना कर दिया। प्रेमानंद महाराज भी एक तरीके से उनके भीतर भी वही भाव दिखता है। और बागेश्वर सरकार अगर प्रेमानंद के शारीरिक कष्ट को लीला कह रहे हैं, तो उसके पीछे बागेश्वर सरकार का भाव भी कमोबेश यही दिखता है कि प्रेमानंद महाराज अगर अपनी आराध्या राधा रानी से कह देंगे तो शारीरिक कष्ट से मुक्ति पाना उनके लिए चुटकी का काम होगा। ऐसे में सवाल तो यह है कि क्या प्रेमानंद आखिर क्यों नहीं कह रहे कि मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे दो, या वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे हर जन्म में किडनी की बीमारी मिले और जन्म से ही मुझे ये बीमारी हो और हर बार हो। शारीरिक कष्ट से मुक्ति की चाह उनमें आखिर क्यों नहीं है? इसी का रहस्य प्रेमानंद महाराज ने बागेश्वर सरकार से अपनी बातचीत में आज खोला, और वो रहस्य प्रेमानंद महाराज के जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति, सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा भरोसा है। आप उनके मुंह से ही सुनिए कि क्या कहा उन्होंने। तो बागेश्वर बाबा से प्रेमानंद महाराज की मुलाकात के बीच अच्छी खबर यह आई है कि प्रेमानंद जी कल रात पदयात्रा पर निकले थे। इस खबर से दो बात सामने आ चुकी है कि प्रेमानंद महाराज जी की शारीरिक स्थिति में सुधार हुआ है, और जिस तरह उनकी बीमारी की बात फैलाई गई है, स्थिति उससे थोड़ी अलग है। और इसी के साथ भक्तों को उन्होंने ये भी संदेश दिया कि उनकी पदयात्रा आगे भी जारी रहेगी, वैसे ही जैसे उनकी भक्ति जारी, जैसे राधा रानी में उनका भरोसा जारी है। सुनिए प्रेमानंद जी महाराज के भक्त क्या कह रहे हैं। महाराज जी के स्वास्थ्य के कारण चिंतित हैं, और महाराज हम सब लोग जो है ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज जी जल्दी स्वस्थ होकर हम लोगों को जो है नित्य उनका दर्शन मिले। इस दर्शन
की अभिलाषा से हम लोग उतनी दूर से आए हैं। प्रेमानंद महाराज से इनको देखने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, बट तो हुआ नहीं है। उनका स्वास्थ्य कुछ सही नहीं है, तो अभी हुआ नहीं है। क्या बताया है इन्होंने बताया कि महाराज जी अभी किसी से मिल नहीं रहे हैं, और उन्हें मिलना है तो आप सुबह आएंगे, टोकन लगेगा और आपका प्रश्न रहेगा, प्रश्न सेलेक्ट होगा तो आप मिल सकते हैं, बाकी अभी मिल नहीं रहे। तो 3 दिन पहले भी प्रेमानंद महाराज ने शारीरिक परेशानियों की बात श्रद्धालुओं से की थी, और श्रद्धालुओं के सवालों के जवाब के दौरान प्रेमानंद का एक बहुत बड़ा बयान आया था। श्रद्धालुओं को प्रेमानंद महाराज ने दर्शन दिया, और पहले प्रेमानंद महाराज का आप वो बयान सुनिए और उसके बाद हम आगे की कहानी बताते हैं। तो कुल मिलाकर प्रेमानंद जी महाराज ये कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति असल मायने में तो तब होती है जब आपके भीतर से हर तरह का अहंकार मिट जाता है। और उन्होंने कहा कि खासकर तब जब आपके भीतर से भक्ति का अहंकार भी मिट जाए, जब आपको लगे, जब ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको लगने लगे कि आप बहुत बड़े भक्त हैं और आप ईश्वर के सबसे बड़े उपासक हैं। ये भी अपने आप में एक तरह का अहंकार है। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति तब होती है जब आपके भीतर से ये अहंकार भी खत्म हो जाता है। और उन्होंने कहा कि ये अहंकार मेरा तब खत्म हुआ जब मुझे लगा कि मेरा शरीर भी अब मेरे साथ नहीं है, तो अब किस बात का अहंकार। और जब ये सारे अहंकार मिट जाते हैं तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की लिस्ट पर कैसा रिएक्शन सामने आ रहा है। और इसी के साथ यह भी बताते हैं कि लालू ने जितने नेताओं को सिंबल बांटे उनमें से कितनों का तेजस्वी ने पत्ता काट दिया। तो बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा हुए 8 दिन हो चुके हैं और पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख भी अब करीब है। लेकिन सीटों को लेकर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर चल रहा है। न तो एनडीए में ऑल इज वेल नजर आ रहा है और न महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने की बात कही जा रही है। दोनों गठबंधनों में सीटों को लेकर रूठने और मनाने का दौर जारी है। धमकियों और इस्तीफों के बीच नामांकन भी हो रहे हैं और इन सब के बीच बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 9 महिला कैंडिडेट हैं। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को दानापुर सीट से टिकट दिया गया है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर और विजय सिन्हा को लखीसराय का जो उनका पुराना सीट है वहां से उनको मैदान में उतारा गया है। जो 7 मौजूदा विधायकों के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष जो नंदकिशोर यादव हैं उनका टिकट काटा गया है इस लिस्ट में। और बिहार में जो लिस्ट जारी होने के साथ ही नेताओं के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी एक तरीके से शुरू हो गया है। और सबसे पहले नामांकन दाखिल करने वालों में आज बाहुबली अनंत सिंह भी शामिल है। अनंत सिंह ने मोकामा सीट से नामांकन दाखिल किया। मोकामा में छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह के नामांकन दाखिल करने के दौरान वही भौकाल दिखाई दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। झक सफेद शर्ट पैंट में अनंत सिंह सफेद रंग की खुली जीप में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। गाड़ी को गेंदे के फूल से सजाया गया था। पीछे भी हजारों की संख्या में लोग थे और गाड़ियों का एक लंबा काफिला। और इतना ही नहीं, अनंत सिंह ने अपने समर्थकों के लिए खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रखा था।
नामांकन दाखिल करने के बाद अनंत सिंह ने क्या कहा, एक बार सुनिए, उसके बाद बिहार में खींचतान की आगे की कहानी आपको बताते हैं। 1 लाख तो बोल रहे हैं, 1 लाख मार्जिन देंगे। 1 लाख मार्जिन रहेगा। हाँ, जमानत जब्त हो जाएगा विरोधी के। सूरजभान और उनके परिवार का भी चर्चा है कि हाँ, तो चर्चा पर पहले लड़े हैं, आज चर्चा नहीं है। लड़ते लड़ते दम फूलल है। बाहर में आप लोग जानते हो कि भान अबरी लड़ रहे हैं, तलवार सब दिने लड़े हैं। तो उनका रमिया हम शुरू से हैं। 5 झोंक जीते हैं तभी 7 थे, 4 झोंक जीते हैं तो उनके पार्टी जीते हैं। चाने की शिकायत सबसे पहले हम तौले हैं। हम शुरू से उनके साथ हैं। सरकार नीतीश जी के बनेगा, भाजपा का बनेगा, गठबंधन का। तो अनंत सिंह का अपना अंदाज है। अनंत सिंह जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं, लिहाजा नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन खबर यह भी है कि एनडीए खेमे में सीट बंटवारे से नीतीश कुमार आजकल खुश नहीं है, बल्कि नाराज बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 9 सीटों पर के बंटवारे को लेकर के नाराजगी जताई है और जेडीयू ने इन सीटों को लेकर बीजेपी से फिर से विचार करने की उन्होंने मांग की। इसी को लेकर नीतीश कुमार ने विजय चौधरी, ललन सिंह और संजय झा को अपने आवास पर बुलाया, सीट फॉर्मूले के विवाद पर फीडबैक लिया और तीनों नेताओं को तुरंत बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत करने का निर्देश दिया है। जीतन राम मांझी तक भी नाराजगी की जब खबर पहुंची तो मांझी ने तुरंत नीतीश कुमार के समर्थन में उन्होंने बयान दिया और बोला कि नीतीश कुमार का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है। सुनिए एक बार मांझी को। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। तो वैसे भी सिर्फ 6 सीटें मिलने से जीतन राम मांझी थोड़े भरे बैठे थे। जैसे ही मौका मिला तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि बोध गया और मखदुमपुर से अपने नेता को चुनाव लड़वाएंगे। खास बात यह है कि ये दोनों सीटें अभी चिराग पासवान की पार्टी के खाते में गई है। वैसे आज जिन सीटों के लिए कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया गया है उसमें से बहुत सारी सीटें ऐसी थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो चिराग पासवान को दे दिया गया है, लेकिन बहुत सारी सीटों पे आज बीजेपी के कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर दिया गया। जैसे कि उसमें हिसुआ, जमुई, इस तरह की बहुत सारी सीटें हैं जिसके बारे में शुरुआत में कहा गया कि ये सारी सीटें चिराग पासवान को दे दी गई है, लेकिन आज बीजेपी ने उस पर अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। तो जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास है उसके खाते में इस बार 29 सीटें गई है। कौन कौन सी गई है इस पर क्लैरिटी मिलना अभी बाकी है, और यह बताया जा रहा है कि इस बार जो 29 सीटें मिली है उसकी बड़ी वजह है कि बीजेपी को और जेडीयू को वो इस बारे में कन्विंस करने में कामयाब रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था और लोकसभा में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्हें इस बार ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए और वो विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करें। तो लेकिन जो ये स्ट्राइक रेट वाली बात है उसको लेकर के बहुत सारे बीजेपी के नेता बहुत कन्विंस नहीं दिखते, और उनमें से एक हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह ने जो नया उन्होंने एक ट्वीट किया है, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, वो रामविलास जो एलजेपी रामविलास की जो दावेदारी है असल में उसी पर एक तरह का तंज है। गिरिराज सिंह ने कहा कि स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजाने वालों को 2010 में बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखना चाहिए। एक्स पर लिखा कि 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने इतिहास रच दिया था जब 243 में से 206 सीटें जीती थी। 81% स्ट्राइक रेट के साथ जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें और 89% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती थी। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी दोहराई नहीं गई। गिरिराज सिंह ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा किस तरफ था यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है। वैसे समझने और समझाने का दौर बिहार चुनाव में अभी चलता रहेगा, लेकिन ऐसे नेताओं को कौन समझाएगा जो टिकट के लिए मुख्यमंत्री के घर पर धरने पे बैठ जा रहे हैं। पटना में मुख्यमंत्री के घर के बाहर गोपालपुर के विवादास्पद और चर्चित जेडीयू विधायक गोपाल मंडल धरने पे बैठे थे।
वैसे अभी जेडीयू ने सारे उम्मीदवार, बल्कि यूं कहिए सारे क्या, किसी भी उम्मीदवार की लिस्ट उन्होंने नहीं जारी किया है, लेकिन गोपाल मंडल पहले ही ये समझ चुके हैं कि इस बार उनका पत्ता साफ होने वाला है, इसीलिए सीधे सीएम से मिलने पहुंच गए। नीतीश जब नहीं मिले तो उनके घर के सामने ही धरने पे बैठ गए। कह रहे हैं कि टिकट मिलने के बाद ही नीतीश कुमार के घर की दहलीज छोड़ेंगे। सुनिए। बिना टिकट लिए हुए नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे, यहीं रहिएगा। गोपाल मंडल क्या कहेंगे नीतीश कुमार को लेकर, जो खबरें आ रही है? क्या खबरें आ रही हैं? नीतीश कुमार खुद वहाँ जो नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक न्यूज पहुँचेगा, हमको बुलाएगा। तो ये तो हुई एनडीए खेमे की बात। महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कई मोर्चे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। एक दिन पहले तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन चला, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक से यह कहकर निकल गए कि ऐसे हालात में गठबंधन आगे नहीं बढ़ सकता। पटना पहुंचे तो वही कहा एक बार उन्होंने फिर से, जो पहले भी कहते रहे। सुनिए एक बार। बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। तो पटना एयरपोर्ट पर सीटों का जल्द ऐलान करने की बात कहकर तेजस्वी यादव घर पहुंचे तो पता चला कि लालू यादव तो पहले ही आरजेडी के 14 नेताओं को सिंबल बांट चुके हैं। फिर क्या था? बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने ऐसे सारे नेताओं को तलब कर लिया और सिंबल के साथ सभी नेताओं को राबड़ी देवी के आवास पर बुलाया गया। सभी उम्मीदवारों को खूब फटकार लगाई गई। कहा कि जब लालू यादव ने सिंबल दे दिया था तो दुनिया को बताने की जरूरत क्या थी? महागठबंधन में अभी सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, तो सिंबल मिलने की बात सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट कर रहे हैं आप लोग? और यह कहते हुए सभी से सिंबल वापस लेकर सबको चलता कर दिया गया। महागठबंधन में मामला इतना ही नहीं है, सीटों को लेकर भी अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस कम से कम 65 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी हुई है। खबर यह है कि आरजेडी 61 से ज्यादा सीटें देने पर बिल्कुल तैयार नहीं, और पहले तो 55 सीटें ही देने जा रही थी। रही बात मुकेश सहनी की, तो वीआईपी की जो वीआईपी पार्टी है उनकी, तो तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर महागठबंधन में रहना है तो वीआईपी को 15 सीटों पर ही चुनाव लड़ना होगा। मुकेश सहनी वही नेता हैं जो हफ्ते भर पहले तेजस्वी को सीएम और खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार बता रहे हैं। इस बीच आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीटों पर कथित खींचतान को लेकर एक प्रतीकात्मक संदेश दिया। मनोज झा ने रहीम के दोहे का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें कि लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का बत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। मनोज झा वैसे तो कह रहे हैं कि यह दोहा हर अवसर के लिए प्रासंगिक है, लेकिन मनोज झा का असली निशाना कहां है यह समझना मुश्किल नहीं। आरजेडी और कांग्रेस के नेता भले ही कह रहे हो कि महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन सहयोगियों के तेवर देखकर लगता नहीं कि मामला इतना आसान है। महागठबंधन को सीट शेयरिंग फाइनल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, और यहां यह भी जरा समझना जरूरी है कि पहले फेज के लिए जो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है वो 17 अक्टूबर ही है। यानी महागठबंधन के पास सीटें फाइनल करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं। तो अब क्लियर कट में आपको आगाह करने वाली कुछ तस्वीरें दिखाता हूं जो देश भर से सामने आ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली के या त्योहारों के हर अवसर पर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। पहले भी आपने ऐसी खबरें देखी होगी कि किस तरीके से दशहरा, दिवाली और इस तरह के बड़े त्योहारों के पहले बड़े पैमाने पर मिलावटी मावे, खोआ और मिलावटी पनीर और दूध का इस तरह का की जो तस्वीरें आती है देश भर से, वो बहुत ही डराने वाली तस्वीरें होती है। और कैसे दिवाली के मौके पर ये जहरीला धंधा और फलने फूलने लगता है, चाहे पनीर हो, मिठाई हो, चाहे जिस भी तरह के आप फूड आइटम्स ले लें, खास करके जो दूध से बनने वाला आइटम होता है, मिठाइयाँ होती है, उसमें मिलावट कैसे चरम पे पहुंच जाती है।
उसकी तस्वीरें आप देखते रहे हैं और इस दिवाली पर भी ऐसी तमाम तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। और ये उसमें से आपको कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे आपके घर तक जो पहुंचने वाली मिठाई है, जो आपके आसपास के जो मिठाई के दुकानों में मिलने वाला जो खोआ है, पनीर है या उससे बनाई गई मिठाइयां हैं, वो किस हद तक जहरीली हो सकती है और कैसे वो आपके सेहत का कबाड़ा कर सकती है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप जो भी मिठाई खरीद रहे हैं, जो कुछ भी अपने आसपास की दुकान पर इस त्योहार के मौसम में आप खरीदते हैं, उस खास करके वैसी चीजें जो दूध की बनी हुई हो, तो उसको डबल चेक करिए, डबल श्योर होइए कि उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं। मैं आपको सहारनपुर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां फूड सेफ्टी विभाग ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे से मिलावटी पनीर की 2 गाड़ियां पकड़ी, जिसमें 1100 किलो मिलावटी पनीर था। आप सोचिए, 1100 केजी मिलावटी पनीर। और इस मिलावटी पनीर को देखिए किस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया गया, किस तरीके से उसको नष्ट किया गया। आप जरा तस्वीरें देखिए। मिलावट वाले जो माफिया हैं, वो कैसे दूसरे जिलों में ऐसा जहरीला पनीर तैयार करके पूरे देश में एक तरीके से इनका पूरा नेटवर्क बन चुका है और कैसे सप्लाई हो रही है और कितना खुलेआम, कितना धड़ल्ले से चल रहा है, कितने बड़े पैमाने पे चल रहा है, आप इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो इस जो फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से जो जगह जगह से नमूने इकट्ठा किए जा रहे थे, उसमें उन्होंने पाया कि पनीर मिल्क पाउडर और रिफाइंड ऑयल से बनाया गया है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। फूड विभाग की टीम ने मौके पर जेसीबी को बुलाया, एक बड़ा गड्ढा खुदवाया और फिर इस पूरे मिलावटी पनीर को उसमें डालकर उसे मिट्टी से ढक दिया। लेकिन ये सिर्फ एक जगह की कहानी हमने आपको दिखाई। हमारे पास इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम स्टोरीज आ रही हैं, तमाम खबरें आ रही है, जहां पर कि बड़े पैमाने पर खोआ, पनीर और मिठाइयों में मिलावट की खबरें सामने आ रही हैं। तो इस दिवाली पर आप जश्न मनाइए जरूर, मिठाइयां खाइए जरूर, लेकिन बहुत सावधानी के साथ और ये इंश्योर करते हुए कि आप जो खा रहे हैं उसमें किसी तरह का जहरीला मिलावट नहीं।